उसके बारे में बात करते हैं हम। एक मिनट में मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। तो देखिएगा जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसके बारे में वो थोड़ा सा केवल इंट्रोडक्शन है उसका, यानी फिजिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है उसके अंदर। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है फिजिक्स का उसके अंदर। लेकिन हम 11th क्लास के अंदर क्या क्या फिजिक्स के पार्ट पढ़ेंगे उसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में मेनली। ये बच्चे जिनका माइक ऑन है वो माइक बंद कीजिए अपना। सौम्या शेखावत, गुड मॉर्निंग। धीरज, जांगिड़। देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं हम। वैसे आपने मोस्टली, उम्मीद करता हूँ मोस्टली बच्चों ने बुक परचेज कर ली होगी। एक बार बता दीजिए कोई भी एक स्टूडेंट, ठीक है ना, कि आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। 11th क्लास फिजिक्स के अंदर स्क्रीन आ रही है, इसको मैं थोड़ा जूम और कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है ना। 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 है आपका। यानी ये जो चैप्टर है इसके अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन है फिजिक्स के बारे में, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, कौन कौन सी ब्रांच होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर। अब देखिएगा, मोस्टली बच्चों ने बुक परचेज कर ली होंगी, अगर नहीं की है तो आप अपनी बुक परचेज कर लेना। ठीक है। यहाँ से जो चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड के नाम से। तो यानी आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो किस नाम से है? फिजिकल वर्ल्ड के नाम से। यानी फिजिक्स के अंदर हम कौन कौन से जो पार्ट हैं उनके बारे में हमें स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, जो चैप्टर की स्लाइड है वो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स क्या है। भाई ये तो आपको पता है कि जो फिजिक्स है ये एक साइंस का क्या है, ब्रांच है ये। ठीक है ना, ब्रांच ऑफ ए साइंस। यानी आप 11th क्लास के अंदर जो साइंस है, आपने साइंस अगर स्ट्रीम लिया है तो उसके अंदर 3 पार्ट्स पढ़ेंगे मेनली आप। या फर्स्ट पार्ट आपका फिजिक्स का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पार्ट आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है आपका, या तो आप मैथ में है तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप बायो में है तो आपको बायो पढ़ना पड़ेगा। ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। ठीक है। तो आपने, अगर हम 10th क्लास की बात करें, अगर आप 10th क्लास की बात करें तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो फिजिक्स पार्ट है, इसके अलावा जो केमिस्ट्री का पार्ट है और जो बायो का पार्ट है, वो तीनों एक ही बुक के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। यानी कुछ पार्ट्स हैं वो फिजिक्स के हैं, कुछ पार्ट्स हैं वो बायो के हैं, और कुछ पार्ट्स हैं वो केमिस्ट्री के हैं। ठीक है। लेकिन जैसे आप 11th क्लास में आते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें 11th क्लास के अंदर, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर 11th क्लास में दो रेफरेंस, 2 बुक्स हैं। ठीक है ना। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के नाम से आती है इस साल से। जो आरबीएससी है, आरबीएससी में और सीबीएसई में, दोनों में सेम सिलेबस अप्लाई कर दिया गया। यानी जो सेम एनसीईआरटी है वो आपके आरबीएससी में भी होगी और सीबीएसई में भी होगी। ठीक है। तो आप जब भी मार्केट से बुक खरीदें तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक लेनी है। ठीक है ना। इसमें 2 पार्ट्स आएंगे 11th के, यानी फिजिक्स के अंदर भी 2 पार्ट्स होंगे, केमिस्ट्री के अंदर भी 2 पार्ट्स होंगे, और बायो के अंदर भी 2 पार्ट्स होंगे। तो ये तो कुछ बुक का इंट्रोडक्शन था कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो आपके सिलेबस में है। ठीक है। अब देखिएगा, हमने बात की थी कि जो फिजिक्स है वो एक साइंस का पार्ट है। ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या फंडामेंटल स्टडी करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो फिजिक्स है उसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? नेचुरल फिनोमिना दैट अकर्स इन आवर यूनिवर्स। यानी जो भी नेचुरल फिनोमिनास हैं,
जो हमारे यूनिवर्स में अकर होते हैं, यानी हमारे यूनिवर्स में जो जनरेट होते हैं, उन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब देखिएगा नेचुरल फिनोमिना कौन कौन से हो गए, जैसे कि जितने भी हैं, जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ये रोटेशन ऑफ अर्थ है, ये भी क्या एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि लाइटिंग, जैसे आप बरसात के टाइम में जो लाइटिंग होती है वो भी क्या होता है कि नेचुरल फिनोमिना है। ऐसे अर्थक्वेक हो गया, कोई भी फोर्सेज हो गए जिसके अंदर आप ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, यानी जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, यानी जो भी नेचुरल घटनाएं हैं, जो नेचुरल हैपनिंग्स हैं, वो सारी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर। यानी हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जो भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, यानी जो भी हमारे अराउंड में नेचुरल फिनोमिना होते हैं या जो भी नेचुरल सिचुएशन क्रिएट होती हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, जो भी नेचुरल फिनोमिनाज है। फिर उसके अंदर जितने भी आप देखेंगे कि वाइंड का चलना, ठीक है, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, ठीक है, इन सभी के बारे में। स्प्रिंग रोंग है फिजिक्स की, PHISICS, अच्छा ये यहाँ पे रहेगी, मिसप्रिंट हो गया ये, इसको कर लेंगे सही। मैं एक बार देखिएगा, मैं इसको इस तरह से लिख देना, ठीक है। कई बार क्या होता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है उस टाइम, तो ध्यान रखना कि जो नेचुरल फिनोमिना है उनकी जो स्टडी है वो हम किसके अंदर करते हैं, फिजिक्स के अंदर करते हैं। क्लियर। तो फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना दैट अकर्स इन आवर यूनिवर्स, ठीक है। यानी जो भी हमारे यूनिवर्स के अंदर जो भी नेचुरल फिनोमिना अकर होते हैं, उनकी स्टडी क्या होती है, फिजिक्स होती है। इट हैज़ मैनी ब्रांचेज सच एज मैकेनिक्स। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर काफ़ी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स। इसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि काइनेमेटिक्स वगैरह, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रिक करंट है और जो मैग्नेटिज्म है, यानी मैग्नेट के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिक करंट बनाया जाता है, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। यानी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिसिटी आपस में किस तरह से रिलेटेड है, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। यानी ये भी क्या ब्रांच होती है, फिजिक्स की ब्रांच होती है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। यानी हम फिजिक्स के अंदर ये जो ब्रांच होती है थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके चैप्टर सेकंड बुक के जो चैप्टर है, मोस्टली 3 चैप्टर हैं, उनके अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। यानी वैसे थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ फिजिक्स के अंदर भी आप स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं कि कौन कौन से पार्ट हैं आप 11th क्लास में स्टडी करेंगे, जो मैकेनिक्स है ये पार्ट आप 11th क्लास में स्टडी करेंगे। क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये आप 12th में स्टडी करेंगे। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपके 12th में ही पार्ट है, 11th क्लास में कोई पार्ट नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें हम, तो थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में है, और ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, ये फिजिक्स के अंदर भी है और ये केमिस्ट्री के अंदर भी है, ठीक है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो फिजिक्स का पार्ट भी है और केमिस्ट्री का पार्ट भी है, और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये भी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये कुछ मेजर ब्रांचेज हैं, इसके अलावा तो काफ़ी ब्रांचेज होती हैं फिजिक्स की। देखिएगा बच्चे जिनका म्यूट कीजिए, जिनके माइक है, अपने माइक म्यूट कीजिए भी, जिनका और बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। देन सम न्यू थ्योरीज वर डेवलप इन वाट वी कॉल द मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो जो कुछ न्यू थ्योरीज हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, रिलेटिविटी होगी, ये जो स्टडी है हम ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर करेंगे। सच एज स्पेशल रिलेटिविटी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, ये कुछ पार्ट्स हैं, ये आप 12th के अंदर भी
पढ़ेंगे, और 12th के अलावा जो हायर स्टडीज़ हैं बीएससी एमएससी में भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ फिजिक्स की ब्रांच थी। तो आपको समझ में आया होगा फिजिक्स क्या होती है, कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम जो हमारे नेचर के अंदर जो फंडामेंटल फिनोमिनाज अगर होते हैं या नेचुरल फिनोमिनाज अगर होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। हमने फिजिक्स की जो मेजर ब्रांच है उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया कि फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांच हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके भी कुछ पार्ट्स हमने क्या कर लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप एंड द एक्सिटमेंट ऑफ ए फिजिक्स। एक मिनट इसको थोड़ा मिस कर देता हूँ, यानी फिजिक्स के क्या क्या स्कोप हैं। ठीक है, एक बार दिख रहा है सभी को, एक बार बता दीजिए मुझे, एक दो बच्चे, किसी की स्क्रीन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अपने फ़ोन को आप हॉरिजॉन्टली कीजिए, क्लियर आ रहा है या थोड़ा और जूम करूँ मैं इसको? हाँ ठीक है। अब देखिए बात करें कि हम फिजिक्स के जो कौन कौन से स्कोप हैं, ठीक है, उनके बारे में, यानी फिजिक्स का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। इसके अलावा हम ये, अभी एक बच्चे ने हैंड राइज किया है, दीनू राजपूत, ठीक है, ये कतई क्लियर है सर, ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? तो देखिएगा कौन कौन से स्कोप है, या फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनमें हम ये भी बात करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर हम फिजिक्स का कैसे स्टडी करते हैं, यानी केमिस्ट्री स्टडी करने के केस में फिजिक्स का क्या रोल है। इसके साथ साथ जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर फिजिक्स का क्या रोल है, ऐसे मैथमेटिक्स के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है, इन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए ऑलरेडी हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उससे पहले हमने ये जो चैप्टर फर्स्ट था इसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। अदरवाइज जो बेसिक मैथमेटिक्स का जैसे डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, अभी वेक्टर हो गया, ये काफ़ी पार्ट्स है अभी आपका रिमेनिंग है। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम इस बात करेंगे। तो देखिएगा the scope of physics is very broad and covers the wide range of magnitude of physical quantities such as length, mass, time, energy, etc. यानी जो फिजिक्स है उसकी जो स्कोप की बात करें तो यानी वो काफ़ी ब्रॉड है, यानी काफ़ी लार्ज बोल सकते हैं हम उसको, जिसके अंदर हम जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे कि लेंथ होगी, मास, टाइम, एनर्जी, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ये चैप्टर जो नेक्स्ट है वो इसी नाम से है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। उनके अंदर हम जितनी भी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे लेंथ होगी, लेंथ के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्मॉलेस्ट लेंथ कौन सी होती है, लार्जेस्ट लेंथ कौन सी होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर डेफिनेशन होती हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। मासेस के बारे में भी हम बात करेंगे कि वैसे तो मास को आपने 9th क्लास में एक चैप्टर आया होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, ठीक है, उसके अंदर आपने मास का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो बॉडीज के बीच में अप्लाई होता है, यानी बॉडी के अगर है तो उनके पास क्या होगा, मास होगा। और इसकी यूनिट भी हमने डिस्कस की थी, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। इतना आप पढ़ के भी आए होंगे 10th क्लास में। नेक्स्ट हम बात करें कि टाइम के बाद, नेक्स्ट हम बात करें कि टाइम के बारे में, तो टाइम के भी बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। और जो एनर्जी है, अब एनर्जी के माइक, एक मिनट में माइक बंद कर देता हूँ, किसका माइक ऑन है? मैं एक मिनट म्यूट कर देता हूँ सभी को, है ना? आप अपना हैंड रेज कर लीजिए उस टाइम जब आपको पूछना है तो। ठीक है, मैंने कर दिया म्यूट, किसकी आवाज़ आ रही थी जो। तो देखिएगा जो एनर्जी है इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, और ये पार्ट तो आपका 11th क्लास के अंदर ही है,
जो भी ना लेंथ मास टाइम है, ये मोस्टली पार्ट आपके 11th क्लास के अंदर ही है, ठीक है। ये वी वाई, एक मिनट क्या मैसेज है इसका मैं देख लेता हूँ एक बार। माइक म्यूट करो, ठीक है ना एवरीवन। चलो, तो ये बच्चे खुद तुम थोड़ा ध्यान रखा करो, माइक वगैरह का खुद म्यूट करें, अदरवाइज मुझे म्यूट करना पड़ता है यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करें, इट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड लाइक एट द गैलेक्सीज। देखो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है ना, और जो माइक्रो होता है उसका मतलब होता है, ये जो माइक्रोस्कोपिक है और इसके साथ साथ ये जो मैक्रोस्कोपिक है, तो ये याद रखिएगा कि जो माइक्रोस्कोपिक है उसका मतलब होता है वेरी लार्ज, ठीक है ना, लार्ज केस में, और ये स्मॉल केस में हम डिस्कस करते हैं। तो जो फिजिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जैसे कि गैलेक्सीज है या यूनिवर्स है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी दो स्टार्स हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसे ही सन और अर्थ के बीच में कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, अर्थ और मून के बीच में कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, इन सभी के बारे में अगर हम बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर आते हैं, क्योंकि इनकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब शेप साइज, ये काफ़ी लार्ज होती है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी जो भी यूनिवर्स के अंदर जो भी प्लानेट वगैरह है उनकी स्टडी भी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। इसके अलावा जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, मैक्रोस्कोपिक यानी जो किसी भी स्मॉल, अगर हम बात करें एटम की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है, उसकी स्टडी के बारे में, जैसे कि एटम के अंदर कैसे ऑर्बिट होती हैं, कैसे एटम्स के अंदर इंटर न्यूक्लियर फोर्स लगता है, कैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवल करता है, उन सभी के बारे में भी हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। यानी फिजिक्स के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज, ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स है, उन सभी के बारे में हमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये सारे माइक्रोस्कोपिक के अंदर आते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये सारे माइक्रोस्कोपिक के पार्ट हैं, क्योंकि इनकी जो डायमेंशन है वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। तो ये कुछ स्कोप थे फिजिक्स के जो हमने डिस्कस किए। यहाँ तक क्लियर सभी का? मैसेज करके बता दीजिए करें आप। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिक्स, यस सर, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हम आपका फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, यानी जो फिजिक्स है वो दूसरी साइंस के साथ कैसे रिलेटेड है। अदर साइंसेज मतलब अगर हम बात करें दूसरी साइंसेज की जो ब्रांच है, जैसे कि हम बात करें केमिस्ट्री की, इसके अलावा अगर हम बात करें बायो की, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ की, ये जो मेन ब्रांचेज हैं साइंस की, इनके साथ फिजिक्स है वो कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो देखिएगा, फिजिक्स इज वेरी सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ साइंस विच प्ले ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट्स ऑफ पार्टनिंग इन द अदर्स ब्रांचेज ऑफ साइंस सच एज केमिस्ट्री, बायोलॉजी एटसेट्रा। यानी जो फिजिक्स है वो अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रांच है, ठीक है, जो दूसरी अदर ब्रांचेज हैं उनके डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी दूसरी ब्रांचेज हैं उनके डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, वो प्ले करती है कौन, फिजिक्स। यानी हम बात करें कि फिजिक्स है, उसका जो फिजिक्स के जो लॉज हैं या फिजिक्स के जो इन्वेंशन है या फिजिक्स के जो एप्लीकेशंस हैं, वो दूसरी ब्रांचेज, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल यानी जो स्पेस वगैरह के अंदर जब हम स्टडी करते हैं, उन सभी के अंदर फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैसे प्ले करती है उसके बारे में हम एक बात कर लेते हैं कि अलग अलग फील्ड में, अलग अलग ब्रांचेज में जो, ठीक है, एक मिनट, एक अपना माइक बंद रखें अभी, ठीक है ना, अदरवाइज मुझे बंद करना पड़ेगा।
तो मैं परमानेंट बंद कर दूंगा, फिर आप वो भी नहीं कर पाएंगे म्यूट भी। ठीक है, मैं बंद ही कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो आप मैसेज करके पूछेंगे। मैंने कल ही क्लास में बोल दिया था कि आपकी माइक बंद होने चाहिए, अगर आपको पूछना है उसी टाइम आपको ऑन करना है, फिर भी आप बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्लास को प्रॉपर क्लास की तरह से लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, हमने जो फिजिक्स है वो दूसरी ब्रांचेज के साथ कैसे रिलेटिव है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नो वॉइस सर, आपके पास आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, एक मिनट, एक मिनट में इसको ऑफ करता हूँ। मैं एक वो हो गया था ऑफ, एक मिनट रुकिएगा। अब आ रही होगी आवाज, वो म्यूट हो गया था मेरा माइक भी सभी के साथ साथ। ठीक है, अब देखिएगा, फिजिक्स इन रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अब तो सभी के पास आ रही होगी आवाज, मैसेज करके बताएं, ठीक है ना। देखिएगा, तो मैथमेटिक्स के साथ जो फिजिक्स है वो कैसे रिलेटेड है उसके बारे में हम बातें करते हैं। यानी जो मैथमेटिक्स भी एक तरह से साइंस ही होती है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। स्टडी ऑफ फिजिकल वेरिएबल्स लीड टू द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, मैं एक बार यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं ये अभी हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर है। वैसे देखिएगा, ये जो पार्ट्स हैं, इंटीग्रेशन हो गया नेक्स्ट, एंड डिफरेंट इक्वेशंस, ये जो पार्ट्स हैं ये सारे मैथ के पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको फिजिक्स के अंदर भी स्टडी करेंगे। जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिक्स के अंदर। आप देखेंगे 11th में तो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है इनका, लेकिन जब तो आप 12th क्लास में आएंगे तो 12th में आप देखेंगे कि जो मोस्टली डेरिवेशंस हैं या तो इंटीग्रेशन से होंगी या डिफरेंशियल से होंगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक्चुअल में बात करें तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल है, ये मैथ का पार्ट है। और मैथ वाले बच्चे हैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं मैथ के अंदर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल। लेकिन जो बायो के बच्चे होते हैं उनके लिए ये पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उनके लिए केवल फिजिक्स के अंदर ही पढ़ना पड़ता है। मैथ वाले बच्चों के लिए तो क्या होता है, वो मैथ के अंदर इंडिविजुअल एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के नाम से, और एक तीसरी और होती है वेक्टर। अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड होती है वेक्टर। ये जो तीन इंपॉर्टेंट मैथ के टॉपिक हैं, ये मैथ वाले बच्चे तो मैथ में पढ़ते हैं, लेकिन बायो वाले बच्चों को ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये तो बायो वाले बच्चों के लिए ये जो तीन टॉपिक्स हैं इन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उनको। थर्ड कौन सा हो गया, वेक्टर। और इसी यही मतलब कहा जाता है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सभी बच्चों का हो, कि जो बायो के बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी फिजिक्स है वीक होती है, यानी वो थोड़ा फिजिक्स से डरते हैं। ठीक है, सभी बच्चों के लिए नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब जो बायो के हैं, ऐसे तो मैथ के भी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बायो फिजिक्स जिनकी भी वीक होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैथ लेने से ही फिजिक्स भी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन मैं एक जनरल जो कंक्लूजन बना हुआ है, जनरल जो लोग कहते हैं कि जो बायो के बच्चे होते हैं वो थोड़ा मैथ से डरते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन होती है। मैथ वाले बच्चों के लिए थोड़ा कैलकुलेशन वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाती है। लेकिन जो बायो के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अदरवाइज ऐसा है भी नहीं कि सभी बच्चों की वीक होती है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना किस सब्जेक्ट में मेहनत करता है। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता होगा कि कोई बच्चा मतलब कि फिजिक्स में इतना वीक होगा। बायो का बच्चा फिजिक्स में भी वीक हो सकता है, हाँ हो सकते हैं कोई दो चार बच्चे, लेकिन सभी बच्चे नहीं होते। तो ये कुछ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वेक्टर्स, ये कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हम फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स के अंदर भी हम
स्टडी करते हैं। यानी यहाँ पर फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का आपस में क्या हो गया, एक तरह से रिलेशन हो गया। यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स है वो, ये जो साइंस की दो ब्रांच हैं ये एक दूसरे से आपस में क्या है, रिलेटेड है। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स के अंदर हम कौन सी दूसरी ब्रांचेज है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा फिजिक्स इन रिलेशन ऑफ टू केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के केस में हम फिजिक्स का क्या रोल है, यानी केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें फिजिक्स कैसे अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में हम बातें करते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसके अंदर इस चैप्टर से ना तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ना ही मतलब आपके स्कूल एग्जामिनेशन में इतने इम्पोर्टेंट, ये टोटली 2 नंबर का चैप्टर है लगभग। तो इससे बस थोड़ा एक दो पूछ लिया जाता है छोटे मोटे क्वेश्चन, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा फास्ट ले रहे हैं। अदरवाइज जब हम सेकंड स्टार्ट करेंगे वहाँ से मेन डेरिवेशन स्टार्ट होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा कि हाँ फिजिक्स वास्तव में टफ होती है। यहाँ देख के तो आप ये सोच रहे होंगे कि एसएसटी की तरह हम थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये सिंपल इंट्रोडक्शन है कि कैसे हम फिजिक्स को दूसरी ब्रांचेज से रिलेटेड करेंगे। तो देखिए बात करें हम फिजिक्स का किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ, किस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड है उसके बारे में बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड द रेडियो एक्टिविटी हैज हेल्प टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस सॉलिड्स एंड द मॉडिफाई द पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें जो एक्सरेज है, ठीक है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, यानी एक्सरे कैसे मुड़ती हैं किसी भी सोर्स वगैरह से, कैसे जनरेट होती हैं, और जो रेडियो एक्टिविटी है ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये चैप्टर है आपका 12th क्लास में, रेडियो एक्टिविटी के नाम से ही 12th क्लास में चैप्टर है। और ये एक्सरे है, गामा रे है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, माइक्रोवेव्स है, ये भी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। वहाँ पे भी आपकी सेकंड बुक, फर्स्ट बुक का जो 8th चैप्टर है वो आप स्टडी करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सरे हो गया या रेडियो एक्टिविटीज़ होगी, ये फिजिक्स के अलावा आप केमिस्ट्री में जब पीरियोडिक टेबल हम कंसीडर करते हैं, पीरियोडिक टेबल तो केमिस्ट्री का पार्ट है, तो वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से अरेंज किए जाते हैं वो भी किस पे बेसिस होते हैं, फिजिक्स की प्रॉपर्टी, उनकी एक्सरे प्रॉपर्टी या उनकी रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर क्या किए जाते हैं, वो फिक्स किए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, लेकिन उनके अंदर जो एलिमेंट अरेंजमेंट किए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, आपने देखा भी होगा पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में आप पढ़ के आए थे कि जो मेटल्स हैं वो एक तरफ शिफ्ट होती हैं, मेटेलॉइड्स होती हैं वो अलग लाइंस पे जिगजैग लाइन पर एग्जिस्ट करती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो अलग पार्ट में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है सर, टाइम होना भी, क्या कह रहे हो अभी तुम टाइम का, देखो 40 मिनट की टाइम क्लास होती है, ऑटोमेटिक 40 मिनट में अपने आप ही ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आप टाइम का ध्यान ना देखें। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉन्डिंग एंड द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस इज इजी विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस पार्टिकल्स। और जो केमिस्ट्री के अंदर जो बॉन्डिंग पढ़ते हैं हम, और एटम की जो स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं उनकी स्टडी भी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। जैसे कि आप रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, थॉमसन मॉडल पढ़ते हैं, एक आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। ये सारा जो पार्ट है ये केमिस्ट्री में भी आप स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ आप फिजिक्स के अंदर भी उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो ये बच्चों ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में, ये जो नोट्स हैं ये पीडीएफ की फॉर्म में आपके ग्रुप के अंदर अपलोड भी हो जाएंगे, तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर इनको राइट भी करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनको राइट डाउन और करते रहना साथ साथ। केवल आप कभी वीडियो ही देखें, या तो आप वहाँ से, या फिर आप यहाँ पर वीडियो को पोज करके, जैसे इसके बाद जब ग्रुप में अपलोड होगा तो वीडियो को पोज करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स है वो साइंस की नेक्स्ट ब्रांच
उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे रिलेटेड है, ठीक है। फिजिक्स इन रिलेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। देखो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, एक साइंस होती है, यानी साइंस की ब्रांच होती है जो स्पेस से रिलेटेड, यानी स्पेस से रिलेटेड, जब स्पेस के बारे में जब स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होती है। तो फिजिक्स जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप हो गया, ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये फिजिक्स का पार्ट है, हम कैसे बनाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसको भी हम 12th क्लास का एक चैप्टर है आपका लाइट, 12th क्लास में एक चैप्टर आता है लाइट, वहाँ पर आप माइक्रोस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप कैसे इन्वेंशन होता है, कैसे बनाया जाता है, इसके अलावा आप टेलीस्कोप, ठीक है ना, इसके बारे में भी बात करेंगे कि टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है। तो ये एक्चुअल में फिजिक्स के पार्ट है, लेकिन हम उनको एस्ट्रोनॉमी में भी हम यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी गैलेक्सी या स्टार वगैरह की पोजीशन वगैरह उसका मूवमेंट है, वो स्टडी करने के लिए हम टेलीस्कोप वगैरह का यूज करते हैं। देखो माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस होता है। मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ सभी को, उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई बच्चे बताएगा, ठीक है। कौन बताएगा, कोई भी एक बच्चा बताइए, बता सकता है कोई माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस होता है। दो, हाँ भी धीरज, तुम बड़े मैसेज करे तब से, आप बोलिए। कोई भी स्टूडेंट नहीं बता पा रहा है। माइक ऑन करके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको कि जो देखो टेलीस्कोप होता है, ये फार ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के काम आता है, यानी जो ऑब्जेक्ट्स लॉन्ग डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं उनको देखने के काम आता है, जैसे स्टार हो गए, ठीक है ना, इस तरह से प्लानिट वगैरह हो गए। और जो माइक्रोस्कोप होता है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के काम आता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरीज लाइक द रेडियो टेलीस्कोप हैव द रेलेवेंस इन द स्टडी ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। तो इस तरह से कुछ जो रेडियो टेलीस्कोप है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, ठीक है, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन सभी के जो इन्वेंशन है या इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी कंप्लीटली फिजिक्स से रिलेटेड होती है, यानी फिजिक्स के उनके अंदर लॉज लगते हैं, लाइट वाले चैप्टर से हम जब बात करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट है, हम थोड़ा सा और फास्ट लेते हैं कि जो केमिस्ट्री फिजिक्स के अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो कैसे रिलेटेड है। अगर हम बात करें बायोलॉजी के अंदर, तो फिजिक्स है बायोलॉजी के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ प्रेशर एंड इट्स द मेजरमेंट हैज़ टू हेल्प अस टू नो ब्लड प्रेशर एंड हैज़ द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये जो ब्लड प्रेशर वगैरह है जो हम बायो के अंदर पढ़ते हैं, जो वर्क की हार्ट की जो फंक्शन है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। वो भी जो ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं या उनकी जो कैलकुलेशन है वो भी किससे की जाती है, वो भी सारी फिजिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे ही की जाती है, ठीक। ऐसे ही जो आपकी बॉडी का एक्सरे वगैरह है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, वो भी सारे मेडिकल साइंस के जो और भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो मोस्टली किसके लॉज पर बेस होते हैं, फिजिक्स लॉज पर क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये कौन है भाई, ये फ्रॉम डैश डैश डैश, ये हाय हेलो। हाय हेलो के अलावा आप इधर ध्यान दीजिए, ये हाय हेलो तो बाद में कर लेना तुम, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, मैं क्लास से म्यूट कर दूंगा तुम्हें।